हेलो फ्रेंड, वन सेकेंड स्वागत है आपका विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम टेंस की एरर्स को देखेंगे क्योंकि टेंस का पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। इससे रिलेटेड सारे नियम हम देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उनको देखें। टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे अर्थ निकाला जाता है, रूल्स ऑफ टेंस से रिलेटेड वीडियो भी हम देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उनको देखें, उसके बाद फिर एरर्स को सॉल्व करें। आइए एरर्स को सॉल्व करते हैं कि एरर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी परीक्षा में जब टेंस को पूछा जाएगा तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, रोम हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट सिटी फॉर सेंचुरीज। सेंचुरी यानी होता है शताब्दी, 100 वर्षों का समय। तो रोम शताब्दियों से एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। देखिए, हैज़ के बाद ये जो बीन आ रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टू बी वर्ब वाला चैप्टर मैंने आपको कराया। टू बी वर्ब में इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज वर्ब सेकंड फॉर्म होती है और बीन जो है थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ देखिए, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म के रूप में लिखना है बीन को। तो ये टू बी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। रोम शताब्दियों से एक महत्वपूर्ण शहर रहा है एंड इट इम्पोर्टेंट, और ये अभी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ आप देखें तो पहली चीज़ तो देखिए फ्रेंड कि ये हैज़ हैव आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है। तो ये नहीं आ सकता क्योंकि ये हैड है, पास्ट में चला जाएगा। अब इसके बाद बाकी ऑप्शन देखें तो इज के बाद बीइंग, ये जब हम लगाते हैं पेसिव वॉइस में लगाते हैं। बीइंग आता है तो थर्ड फॉर्म आती है। देखिए, यहाँ कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पेसिव बनना भी नहीं है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये तीसरा ऑप्शन भी गलत, ठीक है ना। तो कहना ये चाहते हैं कि रोम शताब्दियों से एक महत्वपूर्ण शहर रहा है और ये अभी भी है। अभी भी है, तो है के अर्थ में केवल इज आना चाहिए, यहाँ हैज लगाने की जरूरत नहीं। रहा है इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, अभी भी है। जैसे अपन कहें ये पेन है, दिस इज अ पेन, है ना, दिस इज अ पेन, तो इज आना चाहिए। ऐसे यहाँ आएगा इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट। स्टिल का मतलब होता है अभी भी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाउ ही अ बुक अबाउट न्यू गुयाना, आई डोंट थिंक ही विल फिनिश इट सून। आपको टेंस के नियम लिखाए थे फ्रेंड, उसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखाई थी जो पहचान होती है कि कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस किस टेंस में लिखना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था यदि नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, इस तरह के शब्द आ रहे हैं तो ये पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है ये आना चाहिए। नाउ ही इज राइटिंग अ बुक अबाउट न्यू गुयाना। अभी वह न्यू गुयाना पर एक किताब लिख रहा है। आई डोंट थिंक ही विल फिनिश इट सून, मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी इसे ख़त्म कर पाएगा। इस तरह से एरर को हमको सॉल्व करना है। टेंस के स्ट्रक्चर्स, उसके नियम हमको याद होंगे तो बहुत आसान है इसको करना। द सोल्जर्स ब्रेवली इन द सिविल वॉर। पास्ट की फ्रेंड ऐसी कोई घटना हुई जो एक ही बार हुई, या पास्ट से रिलेटेड या फ्रेंड पास्ट का कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया, ऐतिहासिक तथ्य, ना, पास्ट की कोई ऐसी घटना है जो एक ही बार हुई, या हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि उसे ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनाइट में लिखा जाता है। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि सिविल वॉर में, सिविल वॉर जो हुई थी उसमें सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सेकंड फॉर्म आना चाहिए, फाइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फॉट। फॉट ब्रेवली, सैनिक बहादुरी से लड़े सिविल वॉर में। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये भी टू बी वर्ब का क्वेश्चन है फ्रेंड। माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत,
पर्वत है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेन है, दिस इज़ अ पेन, ऐसे ही कहेंगे माउंट एवरेस्ट इज़, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊँचा पर्वत। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस। देखिए बेस्ट ट्रांसफॉर्म करने वाले सेंटेंस को चुनना है, ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफ़ी आते हैं, जिसमें आपको एक सेंटेंस दे देंगे, जैसे ये सेंटेंस दिया और इसमें ऑप्शन दिया रहता है, यानी क्वेश्चन दिया रहता है कि चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं ग्रामर के नियमों के हिसाब से। पहला तो ये देखें, बीइंग ऑक्यूपाइड विद इम्पोर्टेंट मैटर्स, ही हैड नो टाइम टू मीट अस। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ना, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल को बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, ये कौन सा पार्टिसिपल होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का पेसिव वॉइस। पार्टिसिपल हम पार्टिसिपल के वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सिंपल बात है कि वी1 प्लस आईएनजी को कहते हैं, जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्टिव वॉइस। जब इसका पेसिव बनाते हैं तो बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म। तो इन चीज़ों को भी हमको समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, क्या अर्थ है उसका। तो महत्वपूर्ण मामलों में उलझा होने के कारण उसके पास हमसे मिलने का समय नहीं था। हैड, ये टू हैव वर्ब मैंने आपको कराया था, जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ कार, है ना? पास्ट में होता है तो हैव की थर्ड सेकंड फॉर्म हो जाती है हैड, जैसे यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है हैड। बीइंग ऑक्यूपाइड विद इम्पोर्टेंट मैटर्स, महत्वपूर्ण मामलों में उलझा होने के कारण उसके पास हमसे मिलने का समय नहीं था, पास्ट की बात कर। तो ये तो हो गया सेंटेंस जो हमको दिया गया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करके यानी दूसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं? पहला देखिए, ही वाज सो ऑक्यूपाइड विद इम्पोर्टेंट मैटर्स दैट ही हैड नो टाइम टू मीट अस। फ्रेंड्स, सो दैट का कॉम्बिनेशन होता है, जो कंजंक्शन के चैप्टर में देखेंगे आप। वह इतना उलझा हुआ था महत्वपूर्ण मामलों में कि उसके पास हमसे मिलने का समय नहीं था। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। ग्रामर के सारे नियम आप देख सकते हैं इसमें फॉलो हो रहे हैं। दूसरा देखिए, ही वाज मच ऑक्यूपाइड विद इम्पोर्टेंट मैटर्स सो ओनली ही हैड नो टाइम टू मीट अस। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मच लगा है यहाँ पे, सो ओनली, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तीसरा देखिए, बीइंग ऑक्यूपाइड विद इम्पोर्टेंट मैटर्स वी हैड नो टाइम टू मीट। महत्वपूर्ण मामलों में उलझा होने के कारण हमारे पास समय नहीं था, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। उसके पास समय नहीं था, ये है। यहाँ उल्टा ही कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं था, तो ये तो अर्थ ही बदल गया। तो आता देखिए, इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑक्यूपाइड हिम सो दैट ही कुड नॉट सी अस। महत्वपूर्ण मामलों ने उसे उलझा लिया ताकि वो हमसे ना मिल सके। सो दैट ये जोड़ के लिखते हैं, इसका मतलब होता है ताकि, जिससे कि। कोई मामले सजीव चीज नहीं है जो किसी को उलझा ले, ये तो नॉनसेंस बात हो गई। तो सही आंसर आएगा पहला वाला, क्योंकि ग्रामर के नियमों के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। व्हेन आई वाज लर्निंग टू ड्राइव, जब मैं सीख रहा था गाड़ी चलाना, माय डैड लेट मी हिज कार, जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था तो मेरे डैड ने मुझे उनकी कार। फ्रेंड्स, ये जो लेट आ गया, कहीं भी लेट आ जाए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड, ये सेंटेंस जो है, चाहे किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कभी लेट आ जाएगा
तो उसका बाद जो स्ट्रक्चर रहेगा, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी लेट कहीं भी आएगा, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ये भी नॉन फिनाइट वर्ब जब हम पढ़ेंगे, उसके वीडियो में आप देखेंगे। नॉन फिनाइट वर्ब में बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी जिसके ना पहले कोई चीज़ आएगी ना बाद में कुछ आएगी। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लिखी जाती है तो उसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि लेट आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ लेट आ रहा है, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया और यहाँ जो पोजीशन खाली है वो वर्ब की पोजीशन, यानी हमको वर्ब को चुनना है। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी यूज। माय डैड लेट मी यूज हिज कार। मेरे डैड ने मुझे उनकी कार चलाने दी। देखिए फ्रेंड, ही वाज ₹1000 फॉर ड्रंकन ड्राइविंग। ड्रंकन ड्राइविंग का मतलब है शराब पीकर गाड़ी चलाना। इससे अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि उस पर ₹1000 का जुर्माना लगाया गया शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए। ऑप्शन देखें तो चार्ज्ड, पेनलाइज्ड, फाइंड और बुक्ड। देखिए चार्ज्ड 2-3 तरह से इसका प्रयोग होता है। एक तो चार्ज करते हैं हम मोबाइल को, जैसे है ना, फ़ोन रिचार्ज करते हैं, आपका लैपटॉप चार्ज करते हैं। एक तो वो अर्थ होता है चार्ज, यानी हिंदी में कहें तो ऊर्जा देना उसको। दूसरा फ्रेंड, चार्ज का अर्थ जो होता है और प्रयोग जो होता है, हमला करना, आक्रमण करना। जैसे आपने देखा हो कुछ दंगा हो जाता है, भीड़ कहीं उधम मचाने लगती तो लाठी चार्ज कर देती है पुलिस। लाठी चार्ज, चार्ज करते हैं, हमला करते हैं, उसको भी चार्ज कहते हैं। तीसरा चार्ज का अर्थ होता है, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हम उससे पूछते हैं इसका चार्ज क्या है? यानी उसका कितना पैसा देना पड़ेगा, एक तरह से किराया कह सकते हैं उसका। तो यहाँ पे वो तीनों अर्थ में सही नहीं बैठ। पेनलाइज़्ड का मतलब होता है किसी पे पेनल्टी लगा देते हैं। जैसे आपने कोई नुकसान कर दिया, उसकी पेनल्टी लगा दी आपने, उसको पेनलाइज़ कह देंगे। ये भी ज़्यादा सही नहीं है। फ्रेंड, बुक तो किताब को कहते हैं, लेकिन ईडी लग गया है, यानी इससे समझ जाइए कि ये वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बुक जो वर्ब है फ्रेंड, वर्ब के रूप में जब इसको यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है, जैसे अरेस्ट कहते हैं, गिरफ्तार कर लेना। तो अरेस्ट के अर्थ में बुक का प्रयोग करते हैं। बुक, बुक्ड, बुक्ड। फाइन, है ना? फाइन के भी 3-4 तरह से प्रयोग होता है, 3-4 अर्थ होता है। एक तो फाइन फ्रेंड, जब हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू? वो कहता है आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, है ना? एक तो ये प्रयोग है। दूसरा फाइन वर्ब के रूप में लिखते हैं। तो फाइन, फाइंड, फाइंड, जुर्माना लगाना। और यहाँ पे यही कह रहे हैं, जुर्माना लगाना। फाइन, फाइंड, फाइंड, है ना? और तीसरा एक और अर्थ होता है इसका, जब कोई चीज़ पीसते हैं अपन, अपन कहते हैं इसका बारीक सा बुरादा या बारीक सा मसाला बना लीजिए, फाइन पाउडर बना लीजिए। फाइन यानी बारीक, महीन। तो 3 तरह से इसका प्रयोग होता है। एक तो अच्छा, ठीक, स्वस्थ, आई एम फाइन। दूसरा फाइन, फाइंड, फाइंड वर्ब के रूप में, यानी कि जुर्माना लगाना। और तीसरा मतलब होता है बारीक, महीन। ही वाज फाइंड ₹1000 फॉर ड्रंकन ड्राइविंग। नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यानी होता है कहने का तरीका, जिसको अपन कहें मुहावरे, आइडियम, फ्रेजेस। किसी बात को कहने का एक तरीका अंग्रेजी में अलग होता है और हिंदी में अलग होता है। वही चीज़ कह रहे हैं, फाइन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, सही तरीका क्या होगा किसी बात को कहने का। तो देखिए, रनिंग एट फुल स्पीड ही गॉट आउट ऑफ डैश डैश डैश।
अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस आईएनजी, देखिए ये वही चीज़ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फ्रेंड टेंस ही सब कुछ नहीं होता ग्रामर में। टेंस के अलावा भी कई तरह से चीज़ों को लिखा जाता है। जैसे यहाँ ये वाला हिस्सा जो है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लिखा गया है। इसको टेंस से कोई लेना-देना नहीं है। कि आप प्रेज़ेंट लिख रहे हैं, पास्ट लिख रहे हैं, फ्यूचर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन फ़िनाइट वर्ब जो होती हैं, इनको टेंस से कोई लेना-देना नहीं होता। तो पूरी गति से दौड़ने के कारण ही गेट आउट ऑफ ब्रेथ, ये फ्रेंड फ्रेज़ होती है, गेट आउट ऑफ ब्रेथ। जैसे हिंदी में हम कहते हैं साँस उखड़ जाना, साँस फूल जाना। पूरी तेज़ गति से दौड़ने के कारण उसकी साँस फूल गई, साँस उखड़ गई। ये फ्रेज़ है। आउट ऑफ ब्रेथ, गेट आउट ऑफ ब्रेथ ऐसा बोला जाता है। आइडियम फ्रेजेस को इस तरह से भी पूछा जाता है। 9 नंबर देखिए फ्रेंड, द फ्लेम स्प्रेड इन ऑल। देखिए फ्लेम्स मतलब होता है आग या आग की ज्वाला, आग की ज्वाला, है ना? फ्लेम्स यानी आग फैल गई इन ऑल, तो अर्थ से ही समझ में आ रहा है इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में। आग सभी दिशाओं में फैल गई। मैनर्स तो तमीज़ को कहते हैं फ्रेंड, तमीज़, सलीका। प्लेस, स्थान और वे यानी तरीका, रास्ता, किस तरह से काम करते हैं उसको कहते हैं वे। तो ज़्यादा सही है डायरेक्शन। अक्षय अप एट 6 ओ क्लॉक एवरी मॉर्निंग। आप ध्यान करें रूल्स ऑफ टेंस। इसमें मैंने आपको लिखा था एवरी प्लस कोई चीज़ आ जाए, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे, तो ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि ये रिपीटेड एक्शन को बता रही है जो बार-बार होती है घटना। इसका मतलब क्या है कि अक्षय हर सुबह 6 बजे उठता है, उठता है। ये वर्तमान की हैबिट भी बता रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी गेट और एक वचन है इसलिए एस लगा, गेट्स। अक्षय गेट्स अप एट 6 ओ क्लॉक एवरी मॉर्निंग। वी अवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड। देखिए कॉल्ड सेकंड फॉर्म है कॉल्ड। तो फ्रेंड ये जो सेंटेंस है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। क्या होता है कि बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि पूछा क्या जा रहा है, किस तरह की क्वेश्चन है, यानी उसका बेस क्या है, उस क्वेश्चन को क्यों पूछा जा रहा है या उस तरह से लिखा क्यों है। तो एक्चुअल में फ्रेंड किसी चीज़ को लिखने के अंग्रेजी में बहुत सारे तरीके होते हैं। इन तरीकों को हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर यानी एक तरीका है लिखने का। तो ये जो क्वेश्चन हमने देखा ये एक स्ट्रक्चर के आधार पे है। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, जब पास्ट की 2 घटनाओं का वर्णन हो रहा हो, जिनमें से एक घटना जो है चल रही थी और उसी दौरान दूसरी घटना हुई। ना एक घटना चल रही थी और उसी दौरान दूसरी घटना हुई। जैसे कि उदाहरण के लिए बस जा रही थी, तभी उसका टायर फट गया। देखिए एक घटना चल रही थी, बस जा रही थी और उसी दौरान उसका टायर फट गया। ठीक है ना? वह भोजन कर रहा था जब किसी ने फ़ोन की घंटी बजा दी, किसी ने फ़ोन लगा दिया। तो एक घटना चल रही थी फ्रेंड और उसी दौरान दूसरी घटना हुई, तो फिर इसको लिखा कैसे जाता है? तो जो घटना चल रही थी, इसे हमेशा लिखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और उसी दौरान जो दूसरी घटना हुई है, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? जैसे सैकड़ों इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं। कई बार स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि ये पूछ क्या रहे हैं, क्या करना है, क्यों करना है। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बीच-बीच में बहुत बार आएँगे तो मैं आपको एरर करते समय ही आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगा और अलग से मैं एक नोट्स बना के इसको आपको ऐप पे डाल दूँगा तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं।
एक घटना चल रही थी, जैसे उदाहरण देखें, ही वाज़ स्लीपिंग एट होम, देखिए ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वह घर पर सो रहा था, ये घटना चल रही थी, सो रहा था। व्हेन अ बॉय पेल्टेड अ स्टोन एट द विंडो, जब एक लड़के ने फेंक दिया खिड़की पर पत्थर। वह घर पर सो रहा था जब एक लड़के ने खिड़की पे पत्थर मार दिया। एक घटना चल रही थी और उसी दौरान दूसरी घटना हुई। तो पहला जो है देखिए, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में आएगा, और जो उसी दौरान जो दूसरी घटना हुई, ये सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ये एक स्ट्रक्चर है और इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये इसी स्ट्रक्चर पे, वी आवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड, देखिए सेकंड फॉर्म आ रही है, हम डिनर कर रहे थे जब आपने फ़ोन किया। एक घटना चल रही थी, हम डिनर कर रहे थे और उसी दौरान आपने फ़ोन कर दिया। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो घटना बाद में हुई, यानी उसी दौरान जो घटना हुई, इसे सेकंड फॉर्म के साथ में लिखें, और जो घटना चल रही थी उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो इसका मतलब ये तो गलत है, ठीक है ना? ये भी गलत। वाज हैविंग या वर हैविंग, और वी क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है तो वर आना चाहिए। ये सही आंसर। इस तरह से आप करेंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट देखें, हू इज़ द गर्ल हू यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट? ये है चाबी, ताले की चाबी। जैसे हमारे घर में अगर 4-5 कमरे हैं या 50 कमरे हैं और 50 ताले लगे हैं, और आपके पास एक चाबी का गुच्छा है जिसमें 100 या 200 चाबी है, या चाबी है ही नहीं, तो आप एक भी ताला नहीं खोल पाएँगे। इसी तरह से एरर्स होती हैं फ्रेंड। एरर करना मतलब एक ताला खोलने के समान है। अगर आपके पास चाबी है, तो 1 सेकंड लगेगा उसको खोलने में। यानी कि ये पहचान जो मैंने आपको रूल्स ऑफ टेंस कराया था, उसमें बताया था कि अगर सेंटेंस में एगो आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, द डे बिफोर यस्टरडे आ रहा है, या लास्ट प्लस कोई वर्ड आ रहा है, तो ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सीधा सा मतलब होता है सेकंड फॉर्म आई। अगर आपको ये पता है, तो आपको 1 सेकंड लगेगा मात्र करने में। अब इसका अर्थ क्या है? हु इज़ द गर्ल, यानी वो लड़की कौन थी जिसने आपको कल रात सिनेमा में पहचान लिया, जिसने आपको पहचाना था कल रात सिनेमा में। एंड जब हम किसी से ये पूछते हैं कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना? जैसे मेरे से किसी ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और मैंने कहा कि मैं एमपी का रहने वाला हूँ, तो मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूँ? ठीक है ना? इसको बोलते हैं, देखिए, कम फ्रॉम, इस तरह से बोला जाता है। आई कम फ्रॉम एमपी, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये बोलने का तरीका है इंग्लिश में। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, आई कम फ्रॉम केरला। अब कम का मतलब यहाँ आना नहीं है कि मैं केरला से आता हूँ। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि मैं केरला का रहने वाला हूँ, और आगे यही चीज़ पूछना है हमको। ये प्रेज़ेंट इंडेफिनिट है। इसका मतलब जो आगे का सेंटेंस आएगा वो भी प्रेज़ेंट में होना चाहिए। तो पहले तो इतना ही देखें अपन। ये गलत है, ये पास्ट है। ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ फ्यूचर का कहने का कोई सेंस नहीं है। सीधा-सा अर्थ ये है कि मैं केरला का रहने वाला हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो वेयर डू यू कम फ्रॉम? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। 14 नंबर, चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस। अभी अपन ने यही सेंटेंस इस तरह का करा था, बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ज़्यादा अच्छा तरीका क्या हो सकता है, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है ग्रामर में। तो सेंटेंस देखिए फ्रेंड, दिस इज़ द कैमरा, ये एक सेंटेंस। यह कैमरा है।
फुल स्टॉप लगाए यानी अब दूसरा सेंटेंस आई टुक द पिक्चर्स ऑफ द पार्टी विद इट। मैं इससे पार्टी की पिक्चर लेता हूँ। फ्रेंड्स प्रिपोजिशन यदि आपने देखे हैं, पढ़े हैं, वीडियो देखा है अगर आपने प्रिपोजिशन का, तो उसमें मैंने आपको बताया था जब कोई काम किसी वस्तु की सहायता से किया जाता है तो उसके लिए विद लगाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे सिंपल उदाहरण देखें कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो ये वस्तु है और ये मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हुए कोई काम कर रहे हैं तो विद लिखेंगे। हिंदी में कहें तो मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेन से लिख रहा हूँ। अब से को हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो कोई फ्रॉम लगा देता है, कोई बाय लगा देता है, कोई कुछ और लगा देता है, क्योंकि आप क्या करते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। फ्रॉम मतलब से होता है, बाय का भी से हो जाता है कई बार, लेकिन प्रिपोजिशन में नियम पहले आता है, अर्थ बाद में। तो यहाँ देखिए कि मैं ये कैमरा है, मैं इससे पिक्चर लेता हूँ, कैमरे से पिक्चर लेता हूँ, इसलिए आप देखिए यहाँ पे विद लिखा है। बस यही है ताले की चाबी। जैसे मैंने आपको कहा था अगर आपका बेस क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आपको 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस ये आपने अगर पहचान लिया कि यहाँ पे विद है, तो यानी क्वेश्चन में कहीं न कहीं विद आना चाहिए। आप देखिए दिस इज़ द कैमरा इनटू व्हिच आई टूक द पिक्चर्स ऑफ द पार्टी। दिस इज़ द कैमरा थ्रू व्हिच आई टूक द पिक्चर्स। दिस इज़ द कैमरा इन व्हिच, दिस इज़ द कैमरा विद व्हिच। देखिए विद आ गया, बस यही पकड़ना था। ये इसलिए मैंने आपको कहा ये है ताले की चाबी। अगर आपके पास चाबी है तो आपको 1 सेकंड में खुल जाएगा ताला। पर इससे समझ में आ गया कि इसका आंसर है 4th नंबर। दिस इज़ द कैमरा विद व्हिच आई टूक द पिक्चर्स ऑफ द पार्टी। ये वो कैमरा है जिससे मैं पार्टी की पिक्चर लेता हूँ। 15 नंबर देखिए फ्रेंड, एज़ अ रिजल्ट ऑफ द फॉल ही होम स्लोली। एज़ अ रिजल्ट ऑफ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप। फॉल मतलब होता है गिरना, किसी जगह से गिर जाते हैं, इसको कहते हैं फॉल। तो गिरने के परिणाम स्वरूप ही होम स्लोली, वह घर धीरे धीरे। ठीक है ना। अब हमको ऑप्शन देखना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया स्टेप। स्टेप मतलब होता है कदम रखना, है ना। किसी जगह हम कदम रखते हैं, जैसे अपन कहें कि उसने कमरे में कदम रखा, उसने कक्षा में कदम रखा। यहाँ कदम रखने की कोई बात नहीं हो कि कदम रखा धीरे धीरे। वह घर धीरे धीरे गया, ये कह सकते। ये सही नहीं बैठ। इसको पढ़ते हैं फ्रेंड वुंड, और वुंड का मतलब होता है घाव हो जाना, चोट लग जाना। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये वैसे भी सूटेबल नहीं है कि घर व वुंड धीरे धीरे, कोई सेंस नहीं बन रहा। वैसे भी सेकंड फॉर्म ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे। स्पैड जो लिखा है फ्रेंड, ये स्पीड की सेकंड फॉर्म है। स्पीड वर्ब के रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है गति बढ़ाना, तेजी लाना। ये भी सही नहीं बैठ। लिम्प्ड का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, लंगड़ाते हुए या घसीटते हुए चलना। ये बिल्कुल सही है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ सेकंड फॉर्म ही सूटेबल होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं गिरने के परिणाम स्वरूप वह लंगड़ाते हुए धीरे धीरे गिर गए। 3 नंबर देखिए फ्रेंड, ही परसिस्टेड इन डिसओबेइंग द डैश डैश डैश। देखिए ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। इसी के आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया डिस, तो उल्टा हो जाता है, किसी भी चीज का उल्टा हो जाता है ना। जैसे कि रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट आदर करना, डिसरेस्पेक्ट अनादर करना। परसिस्ट यानी होता है जोर डालना, किसी बात पे अपन जब जोर डालते हैं कि नहीं ऐसा करिए, ऐसा करिए, है ना, इसको कहते हैं परसिस्ट। अब पूरे का अर्थ है उसने जोर दिया आज्ञा नहीं मानने पर, यानी पालन नहीं करने पर। किस चीज का? ऑर्डर का। सिंपल दिख रहा है, आदेशों का पालन नहीं करने का। रिक्वेस्ट
रूल्स, डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मतलब भी होता है सिद्धांत या नियम। या चारों में से बेस्ट देखें तो ऑर्डर, ऑर्डर मानने से डिसओबे करना, डिसओबे यानी पालन नहीं करना। अभी मैंने फ्रेंड आपको बताया था पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। नॉन फिनाइट वर्ब का आजकल एरर्स में बहुत उपयोग किया जाता है। उसका रीज़न ये रहता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नॉन फिनाइट वर्ब पता ही नहीं होता या उनने ज़िंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं होता। और अचानक से जब ये सवाल आ जाता है क्वेश्चन के रूप में, जैसे यहाँ बीइंग डिससैटिस्फाइड लिखा है तो यहीं पे ही आदमी उलझ जाएगा कि यार इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ये क्यों लिख दिया ऐसा? आईएनजी भी लगा रहे हैं और थर्ड फॉर्म भी लगा रहे हैं या सेकंड लगा रहे हैं। तो फ्रेंड ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस है। अभी हाल ही हमने इस तरह की एरर करी। सिंपल उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग V1 प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म। जब पैसिव बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, क्रिकेट खेला जा रहा है, वो वहां पे कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। इसको बिना टेंस के यानी टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं, अब यहाँ नॉन फिनाइट वर्ब के रूप में लिख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म है, ये ध्यान रखें। अब इसका अर्थ देखें, अपनी नौकरी से असंतुष्ट होने के कारण, ऐसे अर्थ निकालें। अपनी नौकरी से असंतुष्ट होने के कारण ही रिजाइंड फ्रॉम हिज, उसने रिजाइन कर दिया यानी त्याग पत्र दे दिया अपने से। अपने किस से पद त्याग दे दिया? अपने पद, पद को कहते हैं पोजीशन। आप अपने पद से त्याग पत्र देते, स्टेटस से तो दे नहीं सकते। स्टेटस का मतलब होता है आपकी जो एक छवि है दुनिया में, उसको कहते हैं स्टेटस। चेयर भी पद को कहते हैं, लेकिन चेयर जो है जैसे अध्यक्ष होता है उसको चेयर कहते हैं। रैंक जो आपका आपका जो है प्रमोशन होता है या आपको जो एक रैंक दी जाती है, जैसे कोई व्यक्ति सेना में गया, सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक दी उसको, ये रैंक कहलाई। फिर उसका प्रमोशन हो गया, फिर प्रमोशन हो गया, तो जैसे मेजर बन गया, ब्रिगेडियर बन गया, इसे कहते हैं रैंक। रैंक से कभी त्यागपत्र नहीं दे सकते। जैसे कोई ब्रिगेडियर है तो वो रिटायर होने के बाद भी ब्रिगेडियर ही रहेगा, वो अपने नाम के आगे लिखते भी हैं मेजर जनरल दिस दिस दिस। तो पोजीशन से यानी जो पद था, पद से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द वैलीज आर टू स्टीप। टू यानी होता है बहुत ज्यादा, बहुत। स्टीप का मतलब होता है खड़ी चढ़ाई, जैसे ये पहाड़ है और पहाड़ पे आपको इस तरह से चढ़ना है, इसे कहते हैं खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई। तो वैलीज यानी होता है घाटियाँ, ठीक है ना? अब इसका यहाँ तक अर्थ निकालें तो हाथियों के लिए घाटियाँ बहुत खड़ी चढ़ाई। टू गेट अक्रॉस, ठीक है ना? गेट अक्रॉस मतलब होता है इस पार से उस पार जाना, जैसे इस पार से उस पार जाना है। आप यहाँ से चलना शुरू करा और यहाँ आ गए, पार कर दिया उसको, इस पार से उस पार। घाटियाँ हाथियों के लिए बहुत सीधी चढ़ाई थी, इस पार से उस पार जाने के लिए। टू द वेट साइड, है ना? वेट मतलब होता है गीला, नमी वाली जगह, पानी वाली जगह। वेट साइड यानी पानी वाले स्थान पर। वेयर बम्बूज, जहाँ बांस, बम्बू यानी तो बांस, बांस के पेड़ों को कहते हैं बम्बू। अब पूरे का अर्थ निकालें तो घाटियां बहुत सीधी चढ़ाई थी हाथियों के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए, ठीक है ना? इस पार से उस पार जाने के लिए नमी वाले स्थान पर जहां बांस के पेड़ उगते हैं, उगते हैं, खाता है, जाता है, सोता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट होना चाहिए। वेयर बम्बूज ग्रो, जहाँ बांस के पेड़ उगते हैं। फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन में ग्रामर प्लस वोकेबलरी और सटीक अर्थ,
ये ही आपको जीत दिलाएँगे। तो अर्थ निकालना वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अर्थ निकाल लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाती है। यानी हमको समझ में आ जाता है कि ये गलती है या ये ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए। 19 नंबर देखें फ्रेंड, ही यूजुअली लिसन्स टू द रेडियो। वही आ गए अपन रूल्स ऑफ टेंस, जिसमें मैंने आपको लिखा था यूजुअली, जनरली, नॉर्मली। इस तरह का अगर वाक्य में, एक सेंटेंस में कोई ये इस तरह का शब्द आ रहा है ना, बहुत सारे शब्द लिखाए थे मैंने आपको, ऑफन, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, नेवर, उसमें से एक यूजुअली भी था। तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखा जाता है। देखिए ये लिखा है, ये बिल्कुल सही है। वह आम तौर पर रेडियो सुनता है। ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है बट एट प्रेजेंट। अब देखिए एट प्रेजेंट भी लिखाया था मैंने आपको, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ डेज, दीज डेज। ये पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो देखिए नियमों को पकड़ के चलेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। एट प्रेजेंट आ गया, इसका मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। बट एट प्रेजेंट ही इज वॉचिंग टेलीविजन। वह आमतौर पर रेडियो सुनता है, लेकिन वर्तमान में वह टेलीविजन देख रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ही वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। वह बहुत कम, ठीक है ना, ये सेंटेंस खत्म हो गया। जब अजनबी होते हैं, अजनबी उपस्थित होते हैं। टू बी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक चीज तो क्लियर है कि ये प्रेजेंट की बात चल रही है, ये तो नहीं आ सकता हैड, ये भी नहीं आ सकता, है ना। अब इसका अर्थ निकालें। इसका अर्थ क्या निकला, वह बहुत कम, है ना, स्पीक की बात चली, बोलना। वह बहुत कम बोलता है जब अजनबी उपस्थित होते हैं। बोलता है, प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट आना चाहिए। वह बहुत कम बोलता है जब अजनबी उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स एरर चाहें तो हम आधा से 1 घंटे में 50 से भी ज़्यादा 100 एरर कर सकते हैं। अगर मैं आपको फटाफट बताता जाऊँ कि इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड एरर्स को यदि हम तेज़ी से करें, यानी जैसे केवल मैं इतना बताऊँ कि इसका ए आएगा, इसका बी आएगा, इसका सी आएगा, तो हम 50-100 एरर भी कर लेंगे आधा घंटे में, 1 घंटे में। लेकिन इस तरह से एरर करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो भले ही हम एक वीडियो में 20, 25, 30 एरर करें, लेकिन जब एक-एक शब्द, एक-एक सेंटेंस, एक-एक उसका जो स्ट्रक्चर है, कौन-सी वर्ब आ रही है, कौन-सा टेंस आ रहा है, अगर मैं सारा डिस्कस करूँगा, तो हम ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। क्योंकि एक क्वेश्चन को समझने से उस तरह के आप सैकड़ों सेंटेंस आप खुद कर पाएँगे बाद में। तो बार-बार इन वीडियो को देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई एरर करते समय, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आप डाउट में पूछ सकते हैं, डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही करेंगे। कल फिर मिलेंगे और आगे की बहुत सारी एरर्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।